जी पेज नंबर जरा बता दो। जानने में सवाल आ रही है। पेज नंबर 441 निकालना तो सबसे पहले इसमें जरा एडजस्टमेंट्स का बता दो, किसी एडजस्टमेंट में डिस्कशन की जरूरत है। और इसमें सवाल आ रही है। जी मिंट की बात हो रही है सर, पेज नंबर 441 पे। मिल गया टाइम? एडजस्टमेंट्स में तो नहीं इशू? जानने स्पीड हो रहा प्लीज यार। करंट टैक्स की वर्किंग में बता दो। छोटी छोटी चीजें भी सही ध्यान में रखनी है, बैड डेट्स का ट्रीटमेंट और बैड डेट्स रिटर्न आउट। एनी कंफ्यूजन सर? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, ये सरप्लस हो गया नहीं किया? करो यार, कब करना है? तो तीन चार चीजें गिनवा दो जिनका इफेक्ट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आता है। आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। सबसे पहले तो आइए 16 में आ रहा है। आइए 16 में एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट या सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए या लॉस सरप्लस एडजस्टमेंट, तो ये फिर उसी में आएगा। और कोई? आइए 38 में रिवैल्यूएशन है उसमें, उसका तो रिवैल्यूएशन का सेम ट्रीटमेंट है। और कोई स्टैंडर्ड में आता है? आइए प्लस 9 में दो सिचुएशंस हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट अगर पे वेरी थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम पे हो सकता है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लेकिन इस केस में फिर गेन हो या लॉस हो, दोनों ही होंगे। गेन लॉस दोनों ही ओसीए में होंगे। कॉन्सेप्ट रिमेन्स है। गेन अगर होगा तो सरप्लस टाइप चीज बन जाएगी, लॉस होगा तो मतलब कॉन्सेप्ट वही, अगर एसेट बढ़ रहा है, नहीं एसेट बढ़ रहा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, सेकंड इफेक्ट लेकिन उसका ओसीए में है। और अगर एसेट कम हो रहा तो नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब सेकंड इफेक्ट के तौर पर सोचना बस। अब यहाँ सरप्लस बढ़ रहा है 300 समथिंग से, तो क्या एंट्री हुई होगी? एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और फिर जब आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी बनी हुई एसेट बनो, लायबिलिटी क्रेडिट करें या एसेट क्रेडिट करें वो बात एक ही हो जाएगी, लेकिन डेबिट इफेक्ट उसका फिर सरप्लस में आता है। बहरहाल अभी सारी चीजें शायद किसी न किसी क्वेश्चन में आ भी गई हैं। ये जो आपने 2-3 दिन पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था, उसमें सरप्लस डेबिट वाली बात भी आ गई। ये कुछ अर्सा पहले ये किया था आपने, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाला, तो कहीं ना कहीं अब चीजें आ गई हैं बीच में। ठीक है सर, फाइनली कंसिडरेशन में आ रहा है, मेरे ख्याल में रिकंसिलिएशन के अलावा तो कुछ भी नहीं है। रिकंसिलिएशन बनवा रिकंसिलिएशन बनवा दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 587, तो फिगर्स बता दो। 32% रेट है, 32% रेट मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो जो कुछ इसके अंदर है वो सब 32% हो गया। अब मसला मसाइल बता, कैपिटल गेन वैसे एग्जाम का, तो वो तो सारा निकालना है, बिल्कुल सही, ये वर्ड सही है वैसे, उसका तो सारा पे खत्म करना है। 16 इनकम में तो लेस हो रही है, एक्सपेंसेस होंगे तो ऐड होंगे। अब डिविडेंड में मसला दो क्यों है?
जरा ढूंढिए जरा डिविडेंड, ये डिविडेंड 30 इनकम है, 30 इनकम है, 20 रिसीव्ड है और 10 रिसीवेबल है मेरे ख्याल। नहीं एक मिनट पहले फिगर देखिए, नहीं पहले फिगर ढूंढना है। इनकम बतानी कितनी है, हमारे प्रॉफिट में कितना होगा? 30 हो। रिसीव कितना? और यार ये तो बता दें यार, कमाल होगी यार, रिसीट ही नहीं पता चल रही। रिसीट 20 है और मेरा ख्याल है रिसीट बेसिस पे टैक्स देना है, करंट टैक्स। ढूंढिए कितना कौन सा पॉइंट है? डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो करंट ईयर में जब करंट टैक्स पे आप वर्किंग करेंगे तो 15% रेट लगाएंगे, लेकिन 30 पे नहीं लगाया होगा आपने, 20 पे लगाया, क्योंकि रिसीव होगा। बाकी जो 10 है वो फिर डेफर्ड टैक्स के एंगल से सोचा जाएगा। कैरिंग अमाउंट होगी इसकी डिविडेंड रिसीवेबल, तो उसकी जरा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग देखें। वहां फिर आपने फ्यूचर का रेट क्यों लगाया? क्योंकि अभी इसने फ्यूचर में रिसीव होना है और फ्यूचर में जब रिसीव होना है तो उसका रेट पे 20% होगा। अब मसला इस वक्त इस प्रॉफिट में 30 पूरा है और यकीनन वो 30 है टैक्सेबल, लेकिन 32% रेट की बेस पे नहीं है। तो उसमें जो 30 में से जो 20 है उसका रेट है 15% और जो उसमें 10 है उसका रेट है 20%। ठीक है, तो अब कैसे ठीक करें फिर से? जो 20 है क्या ऊपर सारे 30 पे 32% रेट लग गया? 32% जब रेट लगा सर तो 30 को पूरे का लग गया, प्रॉफिट में 30 था। तो 20 जो है प्रॉफिट में ये रिसीट वाला है, तो इस पे 15% लगना चाहिए था, तो 17% लेस होना चाहिए। 3.4, लेकिन यहाँ गेम अब खत्म क्यों नहीं हुई? बाकी जो 10 है अभी मेरे ख्याल कल वाले क्वेश्चन में सिर्फ रिसीव भी था, जो भी कल आप बता रहे थे, वहाँ रिसीव ये डेफर्ड टैक्स नहीं था उस पर, फ्यूचर या पता नहीं डेफर्ड टैक्स ही था शायद। चले बरल ये वाला कर 10 का क्या करूं? इसका 20% रेट है लेकिन 32 लाख है, उसमें 12% माइनस करो। ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या हुआ? सब पे 32 लग गया, तो ठीक है रेट लगना चाहिए था लेकिन 20 लगना चाहिए था, तो 12 यहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ, और रिसीट वाले के अगेंस्ट 15 लगना चाहिए था, जब 32 लगा तो 70 प्लस कर। ठीक है प्लीज, बस ये कर रहा हूँ। ख्वाहिश मेरी सर यही थी कि आप साथ साथ करते, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही साथ साथ कर दिया। चलिए सर आए कल सबसे पहले ये IFRS 15 को खत्म करेंगे। अस्सी के पढ़ा कल जाके क्या पेज नंबर 64 जल्दी से आ रहे हैं, दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल रखें। पेज नंबर 64 ये पढ़े, एग्जांपल नंबर 2 रहती है। पेज नंबर 64 एग्जांपल नंबर 2, customer simultaneously receives and consumes the benefit. An entity enters into a contract to provide monthly payroll processing services to a customer for 1 year.
पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज क्या चीज है? नहीं, इस तरह की जो चीजें बीच में आती है ना एग्जांपल्स में, ये सही तरह क्लियर होनी चाहिए जहां जहां डिस्कस हुई है। मतलब मीसो से जब भी रिवाइज करें तो इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पेरोल सैलरी को कहते हैं। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अगर आप में लाएं तो उनमें समटाइम्स पाकिस्तान में तो फिर मैंने हंड्रेड्स में ही देखा, लेकिन अगर कोई दुबई वाली साइड पे आप चले जाए तो वहाँ थाउजेंड्स में भी आराम से एम्प्लॉइज होते हैं। तो एक सीधा तरीका ये है कि अकाउंटेंट्स रखें आप, जो हर एम्प्लॉई की सैलरी, अब कौन सा एम्प्लॉई किस टाइम आया, इनका टाइम भी नोट होता है, खासतौर पर ये जो डेली वेजर्स होते हैं, इन आउट टाइम, कौन सी जॉब पे काम किया, ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एक तो ये कि अपने अकाउंटेंट्स रखें, लेकिन आजकल जिस तरह बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स हो जाती हैं, तो ये वाला काम भी आउटसोर्स हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग फर्म है, सिर्फ डाटा इनपुट आउटपुट आपने बना रही है, वो भी कंप्यूटराइज होता है। देन ये फाइल्स जो है फिर वो फर्म के साथ शेयर हो जाती हैं। बाकी हर पर्सन की सैलरी कितनी किस हिसाब से बननी है, ये काम फिर फर्म्स जो है अपने जो यंग ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके थ्रू करवा के एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनती है। तो ये आउटसोर्सिंग के एंगल से सैलरी की प्रिपरेशन की आउटसोर्सिंग है। पे रोल प्रोसेसिंग सर्विसेज का मतलब सैलरी की जो प्रोसेसिंग है, किस बंदे की कितनी सैलरी बनती है अकॉर्डिंग टू द टाइम जिसने यूटिलाइज किया है फैक्ट्री में आकर, तो उस हिसाब से जो सैलरी बनती है ये समटाइम्स आउटसोर्स कर दिया जाता है काम, अपने अकाउंटेंट्स रखने की बजाय। क्योंकि अगर आप सोचें तो शायद ये मंथ एंड्स में नॉर्मली एक दफा ही काम होगा, तो रादर देन के पूरे महीने किसी को आप एम्प्लॉय रखें और उसकी पूरे मंथ की सैलरी दें, वो कंपनीज अपना कुछ एक्सपेंस बचाने के लिए एम्प्लॉयज रखने की बजाय आउटसोर्स कर देती हैं। तो सैलरी पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज मींस प्रिपरेशन ऑफ सैलरी इज आउटसोर्स। जैसे ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये LNG वगैरह जो आप सुनते रहते हो कतर वगैरह साइड पे, इसमें तो पाकिस्तानी कितने सारे हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी अपनी गाड़ियों में जाना होता है जगह दूसरी जगह। तो क्या चीज कहाँ हो गई सर, क्या हो गया? एंटिटी कौन है, मतलब इस वक्त हम कौन होंगे? तो फर्म जो ये सर्विसेज देगी, मंथली पेरोल सर्विसेज देनी है। आपका क्या जहन यही यहाँ तक कहता है कि ये रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? हाँ जी, जैसे मंथली बेसिस पे काम होता रहेगा, सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप एक महीने का काम कर देंगे उस महीने का, जब अगले महीने का। The promised payroll processing services are accounted for as a single performance obligation, एक ही चीज का कॉन्ट्रैक्ट है। The performance obligation is satisfied, क्यों नहीं satisfied over time? Because customer simultaneously receives and consumes the benefit वाले words are underline कर रहे हैं। आप डेटा एंट्री करके अमाउंट्स का फाइनल करके भेजते जा रहे होंगे, और क्या जो आपने काम किया उसका बेनिफिट उन्हें साथ ही मिल गया, फिर अगले महीने फिर आप करेंगे, आप काम करते जा रहे होंगे और साथ में उसके बेनिफिट्स कौन हासिल करता जा रहा होगा? तो कहता है कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स, का मतलब साथ ही फायदा मिल जाएगा, फिर उसे अगली अगली दफा फायदा चाहिए, फिर आप दोबारा चीजें बना के देंगे, वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स का जरा इंपॉर्टेंट मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा। Customer simultaneously receives and consumes the benefits of the entity performance in processing each payroll transaction as and when transaction is processed. किसी एक एम्प्लॉय का अगर डाटा एंटर हो गया तो उसके रिलेटेड बात खत्म हो गई। The entity recognizes revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction by using any of the methods. कौन से methods? Input output methods on monthly basis. नॉर्मली टाइम बेसिस पे करेंगे, महीना गुजर गया ऑन मंथली बेसिस, एक महीने का रेवेन्यू आप कमा लेंगे, फिर दूसरे महीने तीसरे महीने। वैसे तो देखें, अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो आइडियली फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉइज है, और 100 एम्प्लॉइज में जब एक एम्प्लॉय का काम हो जाएगा तो उसका अगेंस्ट आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं इस चक्कर में पड़ जाए तो शायद हमें फिर अपने काउंटर रखने पड़ जाए। तो आइडियली शायद हर लम्हे जैसे जैसे एक एक होता जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द मंथ जैसे ही काम पूरा हो जाएगा
उस वक्त फिर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हम मंथली शायद अपनी स्टेटमेंट्स नहीं बनाते, सॉरी डेली नहीं बनाते, लेकिन मंथली एनुअली क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है जी, क्या नई चीज पड़ी इसमें? एग्जाम्पल नंबर 4 ढूंढने जरा इसी तरह। Measuring progress when making goods or services available. An entity, an owner and manager of health club. कुछ जिम जरा ज़हन में लगा, जिम टाइप हेल्थ क्लब। Enters into a contract with the customer for 1 year of to access to any of its health clubs. अब हम थोड़ा सा बड़े जिम्स की तरफ अगर सोचेंगे तो उसमें स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, वो सब कुछ होता ही है जो आपको नॉर्मली पता है, लेकिन स्विमिंग पूल्स टाइप भी होते हैं। तो क्या है ये रहा है कि एंटिटी, तो एंटिटी है, एंटर्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कस्टमर को एक्सेस होगी कि वो जिस फैसिलिटी को चाहे इस्तेमाल करे। सही, कस्टमर हैज अनलिमिटेड यूज ऑफ हेल्थ क्लब एंड promises to pay suppose $100 per month। इधर अमाउंट थोड़ी बड़ी करना, आपको 100 रुपया थोड़ा लग रहा होगा। क्या मतलब अनलिमिटेड यूज? सुबह आ जाए, शाम को जाए, थक जाए, जब दिल करे आए जाए, ना जाए। अच्छा अगर वो ना आए तो पैसे वापस ले लेगा ना, उस दिन के पैसे वापस। आपका काम सिर्फ क्या होगा, उसको फैसिलिटीज उसके सामने होना। फॉर एग्जांपल वो आए और आके बैठ के बात करना शुरू कर दे, घर से ले बात, या मोबाइल ऑन कर ले, वहां शुरू हो जाए, और शाम को कहते मैंने कौन सा यूज किया। हमारा काम सिर्फ क्या था, फैसिलिटी होना, ओपन होना, उसके बाद बाकी वो आए ना आए, क्या हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही महीना गुजर जाएगा। आगे बढ़, क्यों, कैसे, क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या था, ऊपर हेडिंग में है मेकिंग गुड्स अवेलेबल। The entity determines that its promise to customer is to provide service, a service of making the health clubs available for the customer to use as and when customer wishes। हाँ, हमारा काम ये जरूर होगा कि हम टाइम पे ओपन करें और जो टाइम बंद करने का है उस वक्त ही बंद करें। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी दिन आए और हेल्थ क्लब ओपन ना हो, और हमारा अगर कमिटमेंट है कि पूरे महीने ओपन रहेगा, तो शायद उस दिन के पैसे वो शायद कह सकते हैं भजन ये के बाहर खड़ा रहा। लेकिन अगर हमारा हेल्थ क्लब ओपन है तो वो आए ना आए शायद ये फिर उसकी अपनी चॉइस है। तो इन लाइन्स को भी करनी अंडरलाइन कीजिएगा। The entity is determined that its promise to customer is to provide a service of making the health clubs available for the customer to use as and when customer wishes. This is because the extent to which the customer uses the health club does not affect the amount of the remaining goods and services to which the customer is entitled। ठीक है, पढ़ें जरा, ट्रांसलेट करते जाएं जरा। वो कितना इस्तेमाल करेगा ये इससे अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। The entity concludes that customer simultaneously receives and consumes the benefit। For example वो स्विमिंग कर रहा है तो साथ ही उसको फायदा भी हासिल हो जा रहा है, जो भी उसे फायदा लग रहा है, हम simultaneously receives and consume। ये इस तरह से भी अगर कोई डॉक्टर से में लग रहा है, अब कोई खुदा ना खास्ता चले आपको रहने दो, कोई शख्स अपना चेकअप करवाने डॉक्टर साहब के पास गया, तो जैसे ही क्या डॉक्टर साहब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पेशेंट कंज्यूम करी जा रहा है। एक मेडिसिन है, मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब ने चेक किया, बुखार चेक किया, वगैरह वगैरह किया, कौन सर्विसेज दे जा रहा है, कौन इस्तेमाल करी जा रहा है, सही इसी तरह ही हो रहा है। लेकिन एक है कि अपनी गाड़ी ली है किसी से रेंट पे, अब आप उसे इस्तेमाल करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम फिर उसका फायदा हासिल होगा।
क्या डॉक्टर साहब की सर्विसेज पेशेंट जो है किसी एनवेलप में बंद करके घर ला के फ्रिज में रख के जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है? तो ये है सर इसका मतलब साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स। अगर खुदा न खासा से डॉक्टर साहब की दोबारा जरूरत पड़ी है तो वो फिर दोबारा जाएगा, लेकिन फिर जाएगा तो फिर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स। तो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, नहीं अपनी बात नहीं कीजिएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह करे कोई आपको बेनिफिट हो रहा हो, साइमल्टेनियसली कंज्यूम है। वैसे आजकल ये बात थोड़ी इसलिए सही नहीं क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं शायद, नहीं मतलब बी सीरियस, शायद थोड़ा सा वो भी है, जो फ्रिज में रखे हैं लेकिन वो फ्रीज हो गए लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना हो तो ये इसी तो नहीं हो रहा। और अगर आप कहें दोबारा आके सर, तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको अक्सर क्या कहता हूँ यार अब जाने दो, मतलब टाइम की लिमिटेशन की वजह से तो दोबारा हम रिपीट नहीं कर पाते। तो साइमल्टेनियसली जिसने रिसीव करके बेनिफिट लेना वो ले ले, वरना फिर बाद में अपने दोस्तों यारों से इस नहीं होता। इसी तरह कोई लॉयर है वो अपनी एडवाइस दे रहा है तो वो भी अपने लफ्ज बोलता जा रहा है, साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट, फिर दोबारा उसे जरूरत पड़ेगी। तो अब ये सारी मेरी बातें जहन में रख के अब दोबारा हेल्थ क्लब की कोई मतलब तो स्विमिंग के अलावा कोई चीज कोई आपने उठाया है, साइमल्टेनियस रिसीव्स रख देंगे फिर खत्म, फिर दोबारा नहीं ये इस एंगल से लिखा है एनडीडी ने कंक्लूड किया है कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट ऑफ द एंटिटीज परफॉर्मेंस। मतलब दा के बाद फोर बीच में आ गया है। क्या क्या करी जा रहा है, कस्टमर साइमल्टेनियसली क्या करी जा रहा है, consequently the entity's performance obligation is satisfied over time. The entity also determines that the customer benefit from the entity service of making health care available throughout the year. That is a customer, ये conclude करें लास्ट लाइन पढ़े, कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। टाइम बेसिस स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब हर महीने 100 इनकम बनाता रहे, एक महीना गुजरा। एग्जांपल 5 पढ़ कल वैसे थोड़ी सी बात होगी थी बीच में, देखना तो दोबारा देखना। An entity enters into a contract with the customer to build an asset for 1 million. So building a, for example. In addition, the terms of the contract include a penalty of 1 lakh if the construction is not completed within 3 months of the date specified in the contract. Entity concludes that the construction promise in the contract includes a fixed amount of 9 lakh. सही? जी सर। 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस चीज पे डिपेंडेंट होगा कि 3 महीने में काम होना या नहीं होना। तो व्हाट इज टोटल अमाउंट, 1 मिलियन भी हो सकता है और 9 लाख भी हो सकता है। तो देयरफॉर ये जो 1 लाख है बीच में ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल अगर कंसिडरेशन हो तो उसे मेजर करने के कौन से तरीके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मोस्ट लाइकली। अब इस डेटा में कोई ऐसे परसेंटेजेस नहीं दी हुई, लेकिन वो हमने अभी पीछे एग्जांपल की थी कल, एक नजर देख रहे हैं पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे एक नजर देखने से एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करना होता है, परसेंटेजेस की बेस पे फिर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस अमाउंट की जितने परसेंट प्रोबेबिलिटी, और मोस्ट लाइकली में क्या करना है जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द वर्क विद इन 3 मंथ्स 70%, नहीं तो फिर 9 लाख रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली में आप जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी बस उस अमाउंट को सिलेक्ट कर लें, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो जिसकी जितने जितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से होती है। आगे चले जरा एक दो एग्जांपल छोटी सी और रखते हैं।
नहीं 8 वाली तो वही भी है उसमें, तो पहले भी एक 14 है 8 तो वही वाली है, वो अगर पैसे एडवांस में मिल जाए, अगर पैसे एडवांस में मिल जाए और 2 साल बाद गुड्स देनी है आपने, तो इंटरेस्ट इनकम बनेगी एक्सपेंस? सोच ले पैसे पहले मिले एंट्री कराएंगे, कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट कम मिल रहे होंगे ज्यादा, अगर आप पहले लें तो कम मिल रहे होंगे, तो जितने कम मिल रहे होंगे वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर एक्सपेंस बनेगा, और अगर चीजें पहले दी हैं पैसे बाद में लेंगे तो फिर ज्यादा ले रहे होंगे, तो आज प्रेजेंट वैल्यू पे और बाकी फिर इंटरेस्ट इनकम 14 देखेंगे। 14A कौन सा पेज? पेज 71, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सिंपली एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का शायद मतलब है कि इनकम अभी कमानी है। एक वर्ड है रिफंड लायबिलिटी, उसमें शायद लग रहा होता है पैसे वापस करें, तो ठीक है लायबिलिटी तो है, लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी चीजें दे के लायबिलिटी शायद सेटल होने की बात हो रही है, गुड्स या सर्विसेज, और रिफंड लायबिलिटी में शायद वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि शायद पैसे देने पड़ गए, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे दोनों लायबिलिटीज ही हैं। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, on 1st January 2009 an entity enters into a cancelable contract to transfer a product to a customer on 31st March 2009। एग्रीमेंट कब हुआ? इसमें कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल की बस एक गेम है, अगर अंडरलाइन करें तो उनके पहली लाइन में वर्ड कैंसिलेबल। The contract requires the customer to pay consideration of 1000 in advance on 31st January 2009। The customer pays the consideration on 1st March 9। The entity transfers the product on 31st March 9। बहुत सी डेट्स आ गई हैं, आपकी पहली रेलेवेंट डेट बताएं। पढ़ने जरा ध्यान से, एग्रीमेंट कब हुआ? एग्रीमेंट कब हुआ है? पैसे कब मिले? 1st मार्च। चीजें कब देनी थी? 31st मार्च। पैसे देने कब थे कस्टमर ने? 31st जनवरी। तो 31st जनवरी को कुछ नहीं, उसने पैसे दिए नहीं, और कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है देने भी ना हो, कैंसिल किया कर सकता हूँ, तो 31st जनवरी को आपका कोई रिसीवेबल हो जाए, रिसीवेबल हो जाएगा। रिसीवेबल कब होता है? जब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव हो जाए। वो कब होता है? जब पैसे मिलना अनकंडीशनल होता है, ऐसे ही होता है। 31 जनवरी दोबारा, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं बन गया? कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी कब बनता है? जब कम से कम नहीं, जब कम से कम रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, हाँ पैसे मिलना अभी अनकंडीशनल ना हुआ। 31 जनवरी को क्या होना था वैसे? उसने पैसे देने थे, लेकिन वो पैसे मिलना अभी आपका अनकंडीशनल राइट नहीं है, और ना उसने दिए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, तो कैंसिल भी कर सकता है। तो देर पर पहली रेलिवेंट डेट हमारी 1st मार्च ही बनेगी जब वो पैसे देगा। लेकिन क्या उस दिन हमने कमा लिए हैं? उस दिन कमा लिए सर, अनंड है। 31 मार्च को फिर क्या होगा? फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, देखें दो ध्यान से एंट्रीज, डेट्स इसकी खास होती है।
ठीक है जी, सब क्लियर हो गया। दूसरी केस बी करने से पहले एक मिनट जरा पेज नंबर 40 भी रहने दें। एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स रिसीवेबल के नाम से एक एग्जांपल की थी। और सर जी प्लीज की थी सर। इसका जरा आंसर ढूंढे अपने पास, रजिस्टर में कहीं लिखा होगा। एग्जाम्पल पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 5 था। थर्सडे इंटरप्राइजेस। इसके सिनेरियो ए में 25 दिसंबर पढ़े पेज नंबर 40 पे, और एंट्री ढूंढ के बताएं क्या लिखी हुई है आपने। लेकिन पहले आराम से 1 मिनट आराम से पूरा हुआ। 25 दिसंबर, पहले क्वेश्चन देखें। ऊपर स्टार्ट में एक बुलेट बनी हुई थी, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कब एस्टेब्लिश होना था। नहीं, पहला कॉन्ट्रैक्ट साइड पे हो गया, उसकी बहस नहीं हो रही। इसमें 25 दिसंबर वाले की हो रही है, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर पे होना था सब्सिक्वेंट ऑर्डर में। तो 25 तारीख को क्या हुआ था? नहीं मतलब ऑर्डर आया था, 1 मिनट से बात करो। डिलीवरी कब हुई थी? 15 जनवरी को। पेमेंट कब हुई है? अब 25 दिसंबर में बताएं, क्या आपका 25 दिसंबर को ऑर्डर मिलने पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अनकंडीशनल राइट बन गया? लेकिन इसके अगेंस्ट आपने रेवेन्यू क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि अभी गुड्स और डिलीवरी नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर होना था जब गुड्स ने डिलीवर होना था। तो पैसे तो हमारे रिसीवेबल हो गए हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि अभी ये पैसे अनअर्न्ड है। मिलना तो हमारा राइट हो गया है, लेकिन अभी हमने कमाए नहीं है। अब इसकी तरह एंट्री देखें क्या किया आपने। मिलना तो हमारा राइट हो गया है, रिसीवेबल तो है, लेकिन अभी हमने अर्न नहीं किए। तो रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट लिखा होगा आपने। सही है, इसको जहन में रख के वापस आना। केस ए में आपने ये काम क्यों नहीं किया 31 जनवरी पे? ना हमने कुछ किया है ना कुछ, और ना और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल। लेकिन बी सिनेरियो में वो कहता है एक्सेप्ट ए के, इसमें सब कुछ जो ए में है वही बी में है, एक्सेप्ट अंडरलाइन करें। कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन कैंसिलेबल, अब नॉन कैंसिलेबल से मुराद कौन कैंसिल नहीं कर सकेगा? क्या फर्क पड़ता है कुछ? क्या 31 जनवरी पे अब एक नई एंट्री आपको नजर आएगी? नहीं, अब क्या क्या नजर आ रहा है? इस दिन आपका रिसीवेबल अब हो गया है, हाँ कमाया भी नहीं आपने। अगली एंट्री भी देखें, फिर क्या ये रिसीवेबल रिसीव भी हो गया, लेकिन फिर भी आपने कमाया नहीं है। नंबर वन पहली एंट्री को जरा एक्सप्लेन करिए, है क्या मतलब, इसकी क्या सेंस बनती है? अब राइट कैंसिल करने का राइट नहीं रखता, पैसे मिलना अब हमारा राइट बन गया है, हाँ कमाया नहीं है। 31 जन मार्च पे उसने फिर पैसे दे दिए, तो अब रिसीवेबल तो डेफिनेटली खत्म हो गया कैश मिलने से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कब खत्म हो गया? इसको जरा कैंडली लिंक करना जरा पेज नंबर 40 या 39 जो भी है। क्वेश्चन 5 फर्स्ट लिखो। पर कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं? क्लियर होगी बात? पेज नंबर 50 पे खड़ेगी।
इसके दरम्यान में हेडिंग लिखें फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड, फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड एन एंट्री शैल डिटरमिन एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। स्टार्ट पे क्या आइडेंटिफाई करना है? वेदर इट सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड वाले वर्ड्स अंडरलाइन करें। ये बड़े वर्ड्स आ गए हैं, जरा इन्हें फाइनल करें। ओवर टाइम या एट अ पॉइंट। डिफरेंस क्लियर है? मेन डिफरेंस, तीन नीचे पॉइंट्स लिखे हुए, इन तीनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट हो जाए, अप्लाई हो जाए, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि एंटिटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है। इन अदर वर्ड्स, अगर ये तीनों पॉइंट्स अप्लाई नहीं होंगे तो देन फिर ये ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड होगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड्स? नहीं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टोरी? अगर ओवर टाइम करेंगे और ईयर एंड आ गया है और काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो इवन देन आप जितना काम हो गया है बाय एस मेजरिंग द प्रोग्रेस बाय यूजिंग एनी इनपुट आउटपुट मेथड, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर पॉइंट इन टाइम पे सेटिस्फाई होना है और अभी इस पीरियड में काम तो हो गया है लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कंप्लीट नहीं हुई, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जितना खर्चा हो गया उसे स्टॉक की तरह रखेंगे। तो वो कौन से तीन पॉइंट्स हैं जिनके मीट होने से, कौन से तीन पॉइंट्स है, सॉरी तीनों में वो कौन से तीन है जिनमें से कोई एक भी पॉइंट अगर मीट हो जाए तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे जो अगला सेंटेंस है ना, एन एंटिटी से जो शुरू हो रहा है, ये मिल गया ना, कहूं मैं इसको अंडरलाइन करें। एन एंटिटीज ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर टाइम and therefore satisfies the performance obligation and recognizes revenue over time if one of the following criteria is met। पहले ये हेडिंग क्लियर होगी? क्या क्या पढ़ने लगे? अब देख रहे थे दो एग्जांपल्स अभी देखे हैं हम, एग्जांपल नंबर 2 भी और एग्जांपल नंबर 4 भी। पढ़ने जरा पहले वर्ड्स। Customer simultaneously receives and consumes benefits provided by the entity as the entity performs। entity और customer बिल्कुल क्लियर रखिएगा इन वर्ड्स में। कौन फायदा उठाता जा रहा है, कौन दे रहा है? रेफरेंस लिखना है एग्जांपल नंबर 2 एंड 4। और आई होप के पता है आपको कौन पे एग्जांपल है। अगर ये हो जाए, साइमल्टेनियस रिसीव्स एंड कंज्यूम्स वाली बात हो जाए, तो क्या करेंगे आप? जितना काम हो गया उस हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। नंबर 2, एंटीज परफॉर्मेंस। आराम से, एंटिटी कौन है? हम काम करने वाला, सर्विसेज या गुड्स देने वाला। क्रिएट्स और एनहांसेस एन एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल्स as the asset is created or enhanced। नहीं, एक मिनट आराम से। एक कस्टमर अपना घर खुद बनवा रहा है, कंस्ट्रक्शन, ये लिखे जरा ब्रैकेट खोल अंदर, कंस्ट्रक्शन बाय कस्टमर नहीं, जरा मैं जो कहना चाहता हूँ मैं इंग्लिश में कह दूंगा, या इसको मतलब पहले वैसे बता देता हूँ। मसलन दो तरीके होते हैं घर बनवाने के। एक ये है कि आप खुद खड़े हैं, मजदूर मंगवा रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं, सामान खुद मंगवा रहे हैं, अपनी सुपरविजन में घर बना के दे रहे हैं। अब लेट्स अज्यूम आप कोई वो मिस्त्री टाइप है, नहीं एक तो ठेकेदार को तो आउटसोर्स हो रहा था, एक आप किसी से किया कि मुझे घर बना के दे दें। अब आप रिलैक्स है, मींस बस आपने पैसे देने हैं, घर बनाना देना उसकी जिम्मेदारी है। एक है अपनी सुपरविजन के तौर में बनवा रहे हैं, तो जो बना रहा है हम वही, लेकिन किसकी सुपरविजन के अंडर हम बना रहे हैं? कस्टमर की।
काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं जितना वो काम हो जाएगा वो साथ साथ किसके कंट्रोल में होगा। हमने फॉर एग्जाम्पल 2 दीवारें बना दी, हम चले गए, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे, फिर कल आएंगे, कल देखेंगे। जितना जितना काम हो रहा होगा वो साथ साथ किसको ट्रांसफर होकर किसके कंट्रोल में होगा। कस्टमर उधर रात को जो है अपना बिस्तर का बोरिया बिस्तर बिछा ले, ठीक है ना, मतलब उसने अपने सीमेंट की हिफाजत भी तो करनी है ना, सीमेंट की बैग पड़े हैं तो साथ सोएगा ना, उधर बजरी पड़ी वगैरह, उसको उसको किस चीज की टेंशन है, उसका नहीं, मतलब उसका एसेट बन गया। अगले दिन फॉर एग्जाम्पल आप नहीं जाते, किसी और को बुला लेगा, तो आपका शायद काम क्या है कि आपने जितना भी एसेट बना दिया वो साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होता जा रहा है, और कस्टमर के कंट्रोल में जो एसेट है जितना का बना क्रिएटेड या एनहांस जितना हुआ, ठेकेदार अगर होगा जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने पूरा करके देना है, वो क्या कर रहा हो, नहीं मतलब वो फिर खुद बना, उसकी जिम्मेदारी कब तक उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये इस वक्त सेकंड में क्या बात हुई, चले पढ़ना, फिर मैं इस वक्त जुमला बना लेता हूँ। एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स और एनहांस एन एसेट, बढ़ तो रहा है एसेट लेकिन वो किसके काबू में है, जिस वक्त बन रहा है वो किसके कंट्रोल में है, एज द एसेट इज क्रिएटेड और एनहांस्ड। तो ये कौन सी वाली एग्जांपल है, आप घर खुद बनवा रहे हैं या आपको कोई बना के देगा, खुद बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बाय कस्टमर अंडर सुपरविजन, अंडर हिज सुपरविजन। एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना, आपने सुना ही होगा कि बना बनाया फ्लैट मिल जाएगा या अपार्टमेंट मिल जाएगा, घर बना के बेच रहे हैं आप, पैसे ले रहे हैं बस आप, बाद में घर कंप्लीट होगा देंगे, तो वो क्या चीज है, वो कस्टमर अंडर सुपरविजन बना रहा है, ये हम खुद बना के दे रहे हैं। ये कुछ क्लियर हुई मेरी बात, फंस गई, कुछ अपने वर्ड से बता दें क्या कहना चाह रहा हूँ। हम परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन जो एसेट बन रहा है वो कस्टमर का करना है, तो हम जितना बस काम करेंगे शायद उसके बस इंटाइटल होंगे, साथ साथ जितना जितना काम हो रहा होगा हम उसमें इंटाइटल, एंड में वो हम कंप्लीट करें या वो किसी और को बना के कंप्लीट कर लें, उसकी उसका अपना हेडेक है शायद। नहीं, एक ये है कि हमने चीज बना के डिलीवर करनी है शायद, एक है हम काम कर रहे हैं और हमें बताया जा रहा है हम क्या कर रहे हैं, और बताने वाला जो है उसके लिए बस एसेट बना के जा रहा है। एक है हम बना के दे रहे हैं, बना के कंप्लीटली देंगे, एक है शायद हम साथ साथ बस बना रहे हैं, और जितना बना देंगे हम अल्लाह हाफिज कह के चले जाएंगे, फिर कल आएंगे तो देखेंगे, ना आए तो कोई और आके देख लेंगे। कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, और वो किसके कंट्रोल में, हम परफॉर्म कर रहे हैं, एसेट इन्हांस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोल में एसेट कस्टमर के। नंबर 3, entity's performance does not create an asset with an alternate use to the entity, and the entity has enforceable right to payment for performance completed to, ये जरा एग्जाम्पल 3 ढूंढनी है आप लोगों को जाकर, एग्जाम्पल 3 केस ए या बी की हेडिंग पढ़ के बताना, वो दूर एग्जाम्पल, नहीं पहला तो डज नॉट था ना, नहीं मतलब पूरा हेडिंग पढ़िए जरा, ए केस ए की, अनफोर्सेबल राइट टू, डज नॉट है, डज नॉट ये केस है, ये जो हम पढ़ रहे हैं शायद बी है, केस बी पूरा पढ़े आराम से, अगर बस 3-4 मिनट है, केस बी पढ़ी जाए, नहीं इसके बाद में देख लेते हैं, केस बी पढ़ा, ये ठीक है, सब लुक आफ्टर मॉनिटर्स, ठीक है। पेज नंबर सर क्या है सर, पेज नंबर कौन सा पढ़ी जा रहे हैं, के लिए पढ़े जा रहे हैं, पेज नंबर 64 एग्जाम्पल 3 केस बी।
भाई वर्ड्स लूज हो रहे थे बार बार, था कोई ऑल्टरनेट यूज? नहीं, हमारा मतलब एज ए प्लाजा ओनर हम बना रहे थे तो इसका ऑल्टरनेट यूज था हमारा, मतलब नहीं, हम किसी और को नहीं दे सकते, ये कस्टमर को ही जाना है। लेकिन क्या हमारा ये राइट था कि टू डेट जो कंप्लीटेड है उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिल जाएंगे? ये किस वजह से था? ये हिस्टोरिकली कोर्ट के जो डिसीजन थे उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड टू डेट जितना होगा उसके अगेंस्ट हमारा रेवेन्यू भी रिसीवेबल था। तो क्या कंक्लूजन फिर फाइनली निकाली थी हमने कि क्या हमारा रेवेन्यू और टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए? ठीक है। अच्छा, केस ए में जाएगा, उधर ही केस है 64, ये भी पढ़ा रहता है। केस ए में क्या फाइनल डिसीजन हुआ था कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? एट पॉइंट इन टाइम। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखिए, 3 पॉइंट्स जरा, केस ए सामने रखिएगा, केस ए एंड बी। नहीं, वो पेज 64 रखते सामने किताब में से, पेज 64, बाकी बोर्ड से अगर पढ़ा जा सकता है। पहले लिखा था कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट, जरा अप्लाई करें जरा केस ए में। जाने दें सर, जाने दें, अपार्टमेंट बनी जा रहा है, उससे फायदा उठाई जा रहा है, मिलेगा तो फायदा उठाना शुरू करेगा, ये पॉइंट नहीं। एंटिटी परफॉर्म्स entity's performance create और enhance an asset, ठीक है? Yes sir. That customers control, ठीक नहीं है, ये हमारे ही कंट्रोल में कब तक रहना है? जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक डिलीवर नहीं करें। और नंबर 3, entity's performance does not create an asset with an alternate use, does not create an asset with an alternate use, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था। And the entity has an enforceable right to payment for the performance completed to date। ये वाला पॉइंट ए में पूरा हुआ या बी में हुआ? तो ए में कौन कौन सा पॉइंट पूरा नहीं हुआ? नहीं, तीनों कौन से भाईजान? कौन कौन से भाईजान? साइमल्टेनियसली रिसीव्ड एंड कंज्यूम बेनिफिट भी नहीं है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डजंट क्रिएट एन एसेट, क्रिएट एन एसेट एंड नॉट दैट कस्टमर कंट्रोल वाली बात नहीं है। और नंबर 3, अल्टरनेट यूज तो ठीक है शायद नहीं है ए में, लेकिन हम परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के एंटाइटल नहीं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के हम एंटाइटल हैं तो केस बी है और देयरफॉर रेवेन्यू और टाइम रिकॉर्ड है। और अगर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के का राइट नहीं है तो केस ए है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स ना अप्लाई होने से पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो इसके साथ करनी फाइनली इस डिस्कशन के साथ एग्जांपल नंबर 3 केस ए बी लिखें। यकीनन ऑन द फेस ऑफ इट ये मुश्किल अंग्रेजी में जरूर लगता है, लेकिन अगर किसी को रीजनेबल टाइम 2 घंटे मुसलसल दिया जाए, अल्लाह लग रहा है आप निकल दिए, तो इतना को बेटा मसला नहीं है। देन जरा बहस कंक्लूड कर लें जरा, ये 3 पॉइंट्स ओके जी, तो समझ तो आ गई ना क्या हो रहा है। देन क्या वो कहता है व्हेन गुड्स और सर्विस आर ट्रांसफर्ड कंटीन्यूअसली, a revenue recognition method that best depicts the entity's performance should be applied and updated as circumstances change। क्या मेथड बदल भी सकता है? yes sir, change in estimate, yes sir, तो acceptable मेथड। अब किस चीज की बात हुई? इनपुट आउटपुट मेथड्स पढ़े थे हम तो? yes sir, वही दोबारा बता रहा। तो अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना साथ साथ, तो फिर आपको इनपुट आउटपुट मेथड रिक्वायर्ड होंगे, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं? इनपुट भी हैं, आउटपुट भी हैं, आगे बढ़ जगह पढ़ लीजिए। यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स डिलीवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन, सर्वे। इनपुट में कॉस्ट इंकर्ड, लेबर आज से, मशीन आज से, एक शायद यहाँ नहीं है, थोड़ा सोचें। रिसोर्सेज वाला भी शायद नहीं, कॉस्ट वाला है, लेबर भी है, मशीन भी है, रिसोर्सेज कंज्यूम वाला भी दर्ज करता है, दोनों पेज नंबर 18 होगा। बारह को वहीं पढ़ना है, ये बस एक बीच में। इसके अगली बस 2 लाइन 1 लाइन अंडरलाइन करके बात खत्म करें।
If a performance obligation is not satisfied over time, satisfied over time or not satisfied, तो automatically पर performance obligation at a point in time settle हो रही होगी. क्या 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 अगर नहीं हो रहा, क्या क्या और क्या नहीं हो रहा, तो फिर क्या ही हो रहा होगा. In other words, अगर performance obligation satisfied नहीं हो रही over time, तो फिर ऑटोमेटिकली आप किस तरफ चले जाएंगे, जिस तरह वो लीज में शायद था कि अगर 5 पॉइंट्स ऑफ फाइनेंस लीज नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली लीज, तो पॉइंट इन टाइम के ऐसे स्टैंडर्ड में कोई कंडीशंस नहीं दी हुई, ओवर टाइम नहीं है तो ऑटोमेटिकली. चले सर, अब यहाँ रुक के जरा सबसे पहले जो स्टैंडर्ड्स के पैराग्राफ्स हैं जरा हाईलाइट करें जी. वो कॉम्बिनेशन वो तो इजी था. एक मिनट मैं चाह रहा हूँ पहले आज थोड़ा सा बार बार रोज लाते हैं, थोड़ा सा जरा हो जाए ताकि आप कल भी जरा जज्बे से ला सकें, वरना आप कहेंगे यार ये फायदा क्या है, हम इतनी दूर से भाग लाते हैं. IFRS 15 ढूंढना है सर, ये जरा A1 में IFRS 15 सर जी ना किसी इंडेक्स में जाके देखने की जरूरत है, ऊपर खुला हुआ है, जैसे आप खोलेंगे ऊपर नजर आ जाएगा कौन सा IFRS चल रहा है. तो किधर पहुंचना है, IFRS 15, उसमें पैरा नंबर्स में बोलता जाऊंगा, कंडी अपने ढूंढते जाना. पैरा नंबर्स पता है कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. बोर्ड पे नहीं है इस वक्त, आपके पास है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं. ये पेज नंबर बेटा सबके पास अपने अपने, ये हो सकता है मेरे पास पुराने स्टैंडर्ड हो, आपके पास नहीं है. इसमें पेज नंबर जरूरी नहीं है, पेज नंबर की कोई बहस ना शुरू कर दीजिएगा, पेज नंबर बता दें. IFRS 15 मिल गया सबको. अच्छा, IFRS 15 दूसरे वॉल्यूम्स में भी है. आई एम टॉकिंग अबाउट A1. IFRS 15 पैरा नंबर 2. आप इस पे लिख नहीं सकते, टिक लगा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. कौन से गवर्नमेंट पेपर नहीं है तो इससे मर्जी कर लेंगे. ये पैरा नंबर 2 टिक लगाएं, इसमें बता दें क्या लिखा हुआ. मीटिंग एप्लीकेशन थोड़ा सा नीचे 5 स्टेप मॉडल लिखा हुआ. सिर्फ इस चीज का मकसद क्या है कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, नथिंग एल्स. अगर 5 स्टेप्स कभी ढूंढने पड़ जाए तो ढूंढ लेंगे कहाँ है, तो आपने जैसे पैराग्राफ हाईलाइट कर लें. इसका भी हाईलाइट का भी मकसद सिर्फ ये है कि आपका सिर्फ नजर उधर ही पड़े जिधर जरूरत है, वरना इसमें लिखा तो बेतहाशा हो. देन उसके बाद आपने पैरा नंबर जस्ट एक सेकंड, पैरा नंबर 9 ढूंढना है. पैरा नंबर 9 में आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे. थोड़ा थोड़ा एक नजर बस देखना है. ये पढ़ा कहां से करना है आपने, बुक से ही पढ़ना है, वहीं से एग्जांपल्स करनी है. इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, वही कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप देख लें. यहाँ से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद वही है. आई होप ये बात क्लियर है. देन उसके बाद पैरा नंबर 12 ढूंढा. पैरा नंबर 12 में क्या लिखा हुआ, डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट. देन ढूंढे चीजें नहीं ढूंढी. The purpose of applying the standard contract does not exceed, ये पहली लाइन इसके अंडरलाइन करने का. A contract does not exist if the party to the contract has, मिल गया सर जी, मिल गया सर. क्या मिला, किस चीज क्या चाहिए, दो पॉइंट्स किस चीज के हैं, होली एंड परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा पैरा था,
पैरा 15 में जाए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर डज नॉट मीट द क्राइटेरिया इन द पैरा 9 देखें, ये क्या था, ये क्या था, अगर पैसे मिल जाए एन एंटिटी रिसीव्स कंसिडरेशन, अगर पैसे मिल जाए, पढ़ा कल पढ़ा होगा थोड़ा सा यार, अगर आपको पैसे मिल गए और आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट सप्लाई नहीं हुए तो फिर क्या रेवेन्यू बना लो, यस बना लो, अगर ये हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज पे ए और बी दिए हुए, नेक्स्ट पेज पे ए और बी दिए हुए, has no remaining obligation, the contract is terminated and the amount is para 17 combination of contract, ये कल अपने पढ़े होंगे पॉइंट्स, contracts are negotiated as a package, ठीक है, 17 के बाद जाए 18, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, अब ये लंबी बहस यहाँ लिखी हुई है, इसमें 20th देखें, उसकी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना, एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट modification as a separate contract if both of the following conditions are met, कुछ आ जाएगा यार, तो ट्राई करेंगे कौन सी, मतलब नीचे देख के, scope increases and second price of the contract increase by standalone selling price, ढूंढने जरा, ए और बी में थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करते जाएंगे, जितना जितना मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट इतना ढूंढने जरा, पैरा कौन सा चल रहा है, पैरा 20, entity shall account for a contract as separate contract if number one scope is increased, b price is increased, 21 if a contract modification is not accounted for as a separate contract, ए में जाए, फिर इसमें दो सिनेरियोस थे, अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो दो सिनेरियोस कौन से हैं, हिम्मत, गुड्स आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिस्टिंक्ट, ए में जाकर पहली 3 लाइनें हाईलाइट करके बताइए इसमें क्या लिखा हुआ, 21A entity shall account for the contract modification as if it were a termination, ये कब होता है, creation of new contract, if remaining goods and services are distinct, मिल गए, yes sir. बी में जाए तो आगे अगले पेज पे, एंटिटी शैल अकाउंट फॉर, पहली 3 लाइनें, बल्कि 2 ही काफी, एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ द रिमेनिंग गुड्स और सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, मेरे साथ बुक रख ले जरा, थोड़ा सा आपको जरा आइडिया होता है हम कहां हैं, पेज नंबर 14, जरा बुक भी साथ साथ पेज जरा खोलते रहें, पेज नंबर 13 पे आपने कुछ बनाया था, कुछ देख के बताएं क्या बनाया था, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, अगर डिस्टिंक्ट गुड्स है, अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और डिस्टिंक्ट गुड्स है तो क्या करना, तो ये जो था ये ए में है, ए में मिला आपको 21A, और बी में क्या मिला, अगर डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, देन बुक भी साथ साथ रखना, चलो पैरा 22, at contract inception entity shall assess the goods or services promised in a consideration promised in a contract, the customer shall identify the performance obligation, goods or services that are distinct and a series of goods and services. इस 22 को बस हाईलाइट करने, इसकी हेडिंग है आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, then para 26
बुक में है पेज नंबर 17 ऊपर आते एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आया था सर। तो पैरा 26 में क्या है, ये वही चीजें लिखी हुई हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड, तो ये सर क्या चीज मिली है 26 पैरा में, किस चीज की एग्जांपल्स हैं? नहीं पैरा 26 अभी कह रहा हूं, पैरा 26 में क्या है, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है देख लेना साथ साथ। पैरा 31 देखो, बाकी नहीं उसकी एक्सप्लेनेशन है। Section of performance obligation make line entity shall recognize revenue when or as the entity satisfies the performance obligation. As और when का पता क्या? Then para 35 ये जो अभी पढ़ा है, an entity transfers control of a good or service over time. ये जो अभी 3 पॉइंट्स नहीं पढ़े, कौन से 3? जिनमें से कोई एक भी हो जाए तो क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होती है। तो पैरा 35 पहला देख के बताएं क्या लिखा हुआ, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट्स। दूसरा तीसरा पढ़ दे देख के, पैरा 36 ढूंढो, सॉरी पैरा 38। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। हम इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल एक आया था ये साल तक का 17, उसमें 5 6 एक एक लाइन हाईलाइट करें। पहली एंट्री हैज अ प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द गुड्स। दूसरा कस्टमर इज द लीगल टाइटल। तीसरा एंटिटी हैज ट्रांसफर फिजिकल पोजीशन ऑफ द एसेट। डी पैरा कौन सा चल रहा है, पैरा 38 डी कस्टमर हैज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट। क्या चीज है ये, नहीं इसमें जरा इसमें ऊपर पैरा 38 के फर्स्ट टाइम में जाएगा, नहीं फर्स्ट टाइम 38 if performance obligation is not satisfied about time entity satisfies the performance obligation at a point in time। याद है कहीं पर, to determine fourth line the point in time at which the customer obtain control of the promised asset and the entity satisfies the performance obligation entity shall consider the time in addition। ये इसके इस जो सेकंड लास्ट लाइन है ना पैराग्राफ की, इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, नहीं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर सेटिस्फाई ओवर टाइम हो रही हो या पॉइंट इन टाइम हो रही है, तो फिर आपको क्या पता चलेगा किस पॉइंट पे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है। तो उसके 5 इंडिकेटर्स, इनकी फिर एक्सेप्शंस भी आई थी इसके एक्सेप्शंस भी बीच में जरा हाईलाइट करना। सी में एक्सेप्शंस ढूंढे, एक ढूंढे कहीं जरा वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। रीपरचेज एग्रीमेंट भी ढूंढे जरा पेज के एंड में, सी पॉइंट में 1 2 3 4 6 पॉइंट। फिर उसके बाद बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट मिल जाएगा, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट भी मिल जाएगा। दाना सर फर्स्ट में जाए, इसमें इंस्टॉलमेंट से लिखा, सॉरी बी में 2 में 2 बी में लिखो। ये आखिरी 3 लाइनें अंडरलाइन करें इसकी, बी की लास्ट।
If an entity retains legal title solely to protect against the customer failure to pay, those rights of the entity would not preclude the customer from obtaining control. अब इसके साथ लिखे ना प्लीज, ये क्या है, बी वैसे है क्या, कस्टमर के पास अगर लीगल टाइटल हो तो वो कहता है कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, इसी को एक्सेप्शन है। कभी कभी किस्तों पे अगर सेल है तो लीगल टाइटल तो ट्रांसफर नहीं होगा, इवन देन सेल हो जाएगा, उसकी एक एक्सेप्शन थी, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। देन उसके बाद आ जाए पैरा 41, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस। पहली लाइन and B162 and illustrative example. Let's take one. एक मिनट, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है वो भी कहीं नहीं दीदी मैं B18 नहीं है, हाँ जी एक लिस्ट बनी है कहीं, किस जगह नहीं, B15 आउटपुट मेथड्स में, हाँ जी B15 की फोर्थ लाइन आउटपुट मेथड्स थर्ड लाइन पे, आउटपुट मेथड्स इंक्लूड, ये बी से भी एक पैराग्राफ पर हो रहे हैं, काफी आगे जाना आपने, पहले तो ये सिंपल पैराग्राफ चल रहे हैं, जब ये पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे तो बी के नाम से शुरू हो रहे हैं, B1 2 3 4 ढूंढेंगे कि B15 ढूंढना, जर्नलिस्ट B15 मिल ढूंढेगा, ये पहले इस वक्त पैराग्राफ चल रहे हैं जिसमें नंबरिंग, सिर्फ नंबरिंग हुई है, इनके साथ लिखा कुछ नहीं हुआ, आगे जाएंगे जब ये नंबरिंग खत्म हो जाएगी ना, नंबरिंग खत्म मींस सिंपल नंबरिंग, तो बी से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, तो B15 की थर्ड एंड फोर्थ लाइन, हाँ जी अपेंडिक्स सॉर्ट ऑफ है, तो सर्वे, माइलस्टोन्स, यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स डिलीवर्ड, ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन, और जल्दी से B18 में इनपुट मेथड्स में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ठीक है, इधर आके बस पेज 40, ठीक है मिल गया, और देन 41 पैराग्राफ में आएगा, 41 में सिर्फ ये हाईलाइट करने ये पैरास, ये थर्ड लाइन में B14 19, मतलब इन हाईलाइट का 14 B14 19 मींस अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको याद ज़हन में आ जाए, दाना सर। देन इसके बाद हमने ढूंढना है पैरा B, बल्कि 15 18 लिखा होता है, B47, and you shall consider the terms and इसकी कोई बस B48 पे है, इसके फर्स्ट लाइन, nature, timing and amount of the consideration promised by the customer affect the estimated, इससे अगली करने पर, when determining the transaction price an entity shall consider the fact of following, transaction price determine करते हुए अपनी क्या क्या consider करना उसके लिए लिखा हुआ, इसका पता आपको है वैसे, variable consideration वो जो बात होती रहती है, estimates of variable consideration, existence of significant financing component का मतलब, हाँ जी पैरा 48 में नहीं सिंपल 48, अब दोबारा सिंपल 48 शुरू हो गया सर, मैंने बी अगर मैंने कहा वापस ले लेता हूँ, सिर्फ 48
सिर्फ 48 nature, timing and amount of consideration promised by customer affect the estimate of the transaction price. Okay? Yes, sir. When determining the transaction price, entity shall consider the effect of the following. Transaction price calculate करते हुए क्या क्या सोचना, वेरिएबल सोचना, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट से करते सोचना, सी का मतलब पता, Yes, sir. इंटरेस्ट सोचना, बीच में है ही नहीं, नॉन कैश कंसिडरेशन कल देखा होगा कि शेयर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर की स्टोरी हो सकती है, अगर हमने भी पे करना है लेकिन उसके रिटर्न में कुछ लेना नहीं है, ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या है पैरा 48 की, मतलब ये क्या है, पैरा 48 से क्या मिलेगा, पैरा 53 में जाए, जानना स्टूडेंट साथ है मिलकर, पैरा 53 पहली लाइन, an entity shall estimate the amount of variable consideration by using either of the following methods. कौन कौन सा, एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडरलाइन कर रहे हैं बस, और मोस्ट लाइकली, बाकी उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा ये भी नहीं कि पेपर में बैठ के मैं पढ़ना शुरू कर दूं, तो कुछ नहीं समझ आना भाई साहब, ये सिर्फ जो हाईलाइटेड है बस ये देखना है, वो भी भूले तो जरूरत पड़े तो थीसिस नहीं लिखना वहां स्टैंडर्ड बैठ के। पैरा 66 होगा, नॉन कैश कंसिडरेशन, इसकी थर्ड लाइन, अगर कोई नॉन कैश कंसिडरेशन मिली है तो शैल मेजर द नॉन कैश कंसिडरेशन एट फेस वैल्यू, अगर शेयर्स मिले तो रेवेन्यू अर्न किया है, एंट्री बोला, रेवेन्यू अर्न हो गया, शेयर्स मिले, शेयर्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, किस अमाउंट से, फेयर वैल्यू से, 72 बल्कि 72 की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ 70 में जाएगा, पैरा 70 स्टार्ट में, जी सर, दो पहली दो लाइनें अंडरलाइन करें, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इंक्लूड कैश दैट एन एंटिटी पेज और एक्सपेक्टेड करते हैं। जस्ट एक सेकंड आप जरा पढ़ो, मैं जरा ढूंढूं जो अपनी जी, इसमें 70 की फिफ्थ लाइन है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन के एंड में, एन एंटिटी, ये फिफ्थ है, सिक्स सेवंथ बन जाएगी, एंटिटी शैल अकाउंट फॉर पैरा 70, entity shall account for the consideration payable to customer as a reduction of the transaction price and therefore of revenue unless the payment to the customer is in exchange for distinct good or service that the customer transfers to the entity। ठीक है, यहां तक अंडरलाइन करें, और उसके बाद 71 में है, if consideration payable to customer is a payment for a distinct good or service from the customer, then entity shall account for the purchase of the goods or service in the same way as it accounts for other purchases। इसका क्रक्स बता देंगे नहीं, पूरा दोनों को, दोनों में जो मैंने हाईलाइट कराया जरा पढ़ के एक दफा। अगर हमने पैसे देने हैं कस्टमर को तो उसे नेट ऑफ करना है ट्रांजैक्शन प्राइस से, सवाई इसके के अगर हमें उस पैसों के अगेंस्ट कुछ चीजें मिली हैं तो फिर हमने परचेज अकाउंट। देन पैरा 73 कौन से पे आगे थे, 73 से 75, इसकी वजह से जरूरत नहीं है अपडेट करने की, ये तो सिंपल एजुकेशन होनी है, इसका तो पता नहीं। इसमें 79 में जाके मेथड्स देखें, suitable methods for estimated नहीं 79 का suitable method for estimated standalone price। अगर standalone price ना पता हो तो उसको कोई मेथड है कि कौन से, adjusted market assessment approach, expected cost plus approach and residual approach।
बस इनको इस तरह से हाईलाइट कर लें, बाकी आइडिया इनका अदरवाइज होना चाहिए। देन पैरा 95, बल्कि सॉरी पहले 91, एक मिनट रुको, 91 ठीक लगा ये हाईलाइट करें और पढ़ेगा क्या लिखा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि 91, 92, 93, 94 टिक लगा लें, ये वही है सारा। मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा कम से कम ये काम तो कंप्लीट करना है। 95, 95 में आपको मिलेंगी कॉस्ट टू फिल द कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर हेडिंग है। यस सर। उसके बाद 97 देखें, साथ बुक देख रहे हैं, बुक रख रहे हैं साथ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ पहुंचे हम। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 के एंड पे लिखा हुआ है कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो 97 में क्या था ये कि कॉस्ट में क्या क्या आना है, तो नीचे वही लिखा हुआ बेटा, मैं सारा जो पढ़ा। और उससे 98 में देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है इनका, तो ये पेज नंबर 26 में लिखा हुआ आपके पास। डेफिनेटली बेनिफिशियल है इस एंगल से कि आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। पैरा 99, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन है पैरा 99। अमोर्टाइजेशन की वैसे मीनिंग क्या है, किसे पैरा 101 में वो इम्पेयरमेंट लॉस वाला पॉइंट लिखा हुआ जो नीचे पेज 26 के एंड में। इम्पेयरमेंट लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंड द कॉस्ट दैट रिलेट्स डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड, ये मिलेगा वही लेस ए बी। देन उसके बाद रिवर्सल है 103 में, ये सॉरी 104 की थर्ड लाइन से आगे, बल्कि फर्स्ट लाइन से देखें, when an entity 104 फर्स्ट लाइन, वर्ड जरा देख लें, shall not exceed तक तो नहीं गए, इतना मुश्किल काम करके थक तो नहीं गए सर जी। अच्छा B77 ढूंढना, बल्कि एक सेकंड, एक सेकंड, पैरा 81, 81 पे एक मिनट वापस, सिर्फ 81, पैरा 81 क्या नजर आ रहा है, नहीं एक सेकंड, पैरा 81, ये B81 ही होगा सर, बी ढूंढने, B77, अब आगे जाए B77, ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, पेज नंबर 31 ऑफ द बुक, पेज 31 ऑफ द बुक। बी कौन सा लिखा है, 77, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। इसका इस पैर को आपको टिक लगाने की जरूरत पड़े तो ये होती है वैसे क्या कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, सेल रिटर्न या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बिल एंड होल्ड, बिल एंड होल्ड के लिए 79, B79 से लेके 81 तक है, वो सिर्फ 81 लिखा हुआ, 79 से 81 तक। इसमें जो 81 है ना उसमें लिखा हुआ है इन एडिशन एक क्राइटेरिया सा दिया हुआ है,
B81 में क्राइटेरिया दिया हुआ कि वो कंडीशंस कब मीट होंगी तो फिर बिल्ड एंड होल्ड अरेंजमेंट में आप सेल रिकॉर्ड करेंगे। ये वैसे बिल्ड एंड होल्ड अरेंजमेंट का मतलब पता आपको? चीजें हमारे पास से पड़ी लेकिन सेल हो गई। तो उसमें ये 4 पॉइंट लिखे हुए, ये एग्जैक्टली उसी तरह के 4 पॉइंट्स हैं जो आपकी वो जो एग्जांपल 20 एंड में है, उसमें एंड में आपने हाईलाइट किए थे। मतलब वो चीजें अलग पड़ी हो, हमने किसी को बेची ना हो। जरा देख लें, जरा सीखो एग्जांपल 20 ढूंढना है एंड में जाकर। एग्जांपल 20 में, सॉरी एग्जांपल 19 में, ये पेज नंबर 75 पे ये ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा होगा द कस्टमर हैज द लीगल टाइटल, 1 2 3 4, ये जो 4 लाइनें अंडरलाइन की थी। तो इनमें ये जो लिखा होगा ना कि कस्टमर का लीगल टाइटल है, हमारे हम कुछ और नहीं कर सकते, रेडी फॉर शिपमेंट है, साइड पे पड़ी है, हमारे के लिए ऑल्टरनेटिव यूज कोई नहीं है। तो B81 इस एंगल से जरा देखें, इसमें दीज आर द क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड, और ये चारों हैं, एंड भी ढूंढेगा बीच में। B81 के एंड में एंड, सी के एंड, सी के बाद एंड है। एंड का मतलब क्या है? ये सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सिर्फ जरा 2-3 मिनट जरा एक्स्ट्रा मिल रहा है, कोई जल्दबाजी तो नहीं। तो IFRS 15 में तो ये इसकी जो एग्जांपल्स है ना, वो उसके लिए वॉल्यूम है मेरे ख्याल बी, एक मिनट, B1। तो मैं जरा चाह रहा हूँ ये IFRS 16 आपको ना लाना पड़े, ये IFRS वाला। तो इसमें जरा IFRS 16 ढूंढा जरा। ये लीज जो है ना, लीज वाले स्टैंडर्ड में कोई एसेट अगर हम टिक लगा भी लें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के एंगल से, बाकी लीज का ट्रीटमेंट वगैरह, उसके डिस्क्लोजर जो है, ये सब बनाने आने चाहिए। तो ये मैं सिर्फ चंद चीजें इसलिए बताऊंगा कि अगर थ्योरेटिकल लिखना पड़ जाए तो वो कहाँ है, डिस्क्लोजर्स कहाँ है, डेफिनेशंस कहाँ है। और इस वक्त मैं 16 इसलिए साथ बताना चाह रहा हूँ कि आपने जरा एक नहीं एक इसको, ताकि आपको बाद में ना लाना पड़े, ये आप सिर्फ एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हैं, किन किन स्टैंडर्ड्स की हैं, उसके लिए बी पार्ट में भी है। तो पार्ट बी में इतने जरा देखें, ये जो एग्जांपल्स इतनी हमने पढ़ी है ना, ये जो 20 एग्जांपल्स है, ये भी सारी अवेलेबल है इस ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बी में। तो वो भी मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा उसको। ठीक है जी, बी में पार्ट बी भी है, कितने 5 है ना, A1 A2 और बी, सिर्फ बी है नहीं, सिर्फ C1 C2 चल। IFRS 16 एक मिनट, IFRS 16 मिल गया जी ऑनलाइन सोर्स। इसकी तरह सिर्फ एक नजर हेडिंग्स पढ़ते जाए जरा। ये नंबर 9 के ऊपर एक हेडिंग लिखिए, आइडेंटिफाइंग लीज। लीज टर्म मैं भी जरा ढूंढ लेता हूँ कि आपको क्या जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में। लेसी पे पैरा 24 वैसे टिक लगाना। कॉस्ट में क्या क्या आता है, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में आपको पता क्या क्या आता है? काफी कुछ आता है, प्रेजेंट वैल्यू आती है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आती है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव लेस होता है, पता है किसी को? प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग आती है। तो पैरा 24, वैसे इसकी को मेरे ख्याल बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड वैसे ही इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। लेकिन अगर डिस्क्लोज ढूंढने पड़े तो पैरा नंबर ढूंढना है 50 51 के ऊपर, बल्कि पैरा 53 टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसकी एक लाइन अंडर लिखा है लेसी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अब आपको जो पता है न्यूमेरिकल एंगल से, वो तो वही बनाना है आपने, लेकिन अगर थ्योरेटिकली पता, पैरा 53 है ऑनलाइन सोर्स से मिल गई, सिर्फ 53, सिर्फ 53 कह रहा हूँ, सिर्फ 53 IFRS 16।
लेसन में 63 फाइनेंस फीस की 5 कंडीशंस मिल गई। पैरा 690 पैरा 90 92 बस ये डिस्क्लोजर नॉर्मली हर स्टैंडर्ड के, बल्कि एक काम और करें, अपेंडिक्स 8 होना है, ये जहां पैराग्राफ नंबर 103 खत्म होगा उससे अगले पेज पे अपेंडिक्स लिखा हुआ, डेफिनेशंस भी लिखी होती हैं। तो स्टैंडर्ड के या स्टार्ट में या एंड में डेफिनेशंस होती हैं, और डिस्क्लोजर्स अगर ढूंढने पड़ जाए तो कभी कभी एंड में होते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि लेसी भी था लेसर भी था, इसलिए लेसी और लेसर के डिवाइड हो रहा है। मीन्स अगर किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आपने डेफिनेशंस या डिस्क्लोजर्स ढूंढने हो, वैसे तो मैं आपके साथ ढूंढ देता हूँ, तो वो नॉर्मली स्टार्ट या एंड में होता है। और अगर ना वहां मिले तो हेडिंग्स नजर आ रही है आपको लिखी हुई, तो यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई किस चीज की, ये ली से रिलेटेड है। ठीक है सर। देन सर इस तरह करें, कल जरा एथिक्स का एक हमारा फजूल सा काम रहता है, तो आज इस तरह करें, जरा एक तो अब टाइम दे, इन दिनों में मैं आपको अगला ये जो मंडे और ट्यूसडे वो तो हमें ऑफ करना ही पड़ना है, क्योंकि उस वक्त ना सिग्नल्स आ रहे होते हैं और अदरवाइज भी शायद मुश्किल है। तो अब हमारा सिर्फ जो मेन काम रहता है, जरा इसके अपेंडिक्स बुक के जरा फर्स्ट पेज पे वॉल्यूम पे हमारा फाइनल अकाउंट्स के जो कंपनी ऑर्डिनेंस के कुछ डिस्क्लोजर्स पढ़ने वाले रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज तो वो नहीं है, लेकिन उसे सही तरह खत्म करना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पास जो आपके पास 2 दिन जो आएंगे उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी बता देता हूँ और आज का भी बता देता हूँ। जो हजरात FA2 और कॉस्ट पढ़ रहे होंगे, एक दिन जरा FA2 को दे दीजिएगा, ये जो 2 दिन आएंगे मंडे और ट्यूसडे में से एक दिन फिर कॉस्ट भी रख लीजिएगा। अगर कोई FA2 के अलावा कोई चीज पढ़ रहा है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिएगा। और अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो आज और कल का जो टाइम मिलेगा वो थर्ड को देना, तो जरा बैलेंस रख के अपना जरा काम करना। तो आज नंबर 1 ये करें कि कुछ क्वेश्चन हमने किए IFRS 15 के, तो माजरत है आपको तंग करता हूँ, लेकिन नहीं मतलब ऑब्वियसली तंग करता तो हूँ, इसमें तो कुछ शक नहीं है। पेज नंबर 32 पर, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि जरा चीजें सारी सही तरह कवर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर हमारा जो है वो ढूंढता है जो बच्चों ने ना किया, तो अनफॉर्चुनेटली फिर उन चीजों को कवर करने के लिए मजबूरन आपको तंग करना पड़ता है। वैसे असूलन तो 4 हफ्ते मिल जाने चाहिए रिवीजन के लिए, लेकिन अगर हम ठंडे से सोचें तो एक बीच में ईद वाले दिन, ईद वाले भी हफ्ते में भी तो पढ़ा है आप लोगों ने, तो जो छोटी ईद आई थी। तो बहरहाल तकरीबन मेन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यहाँ तक कह सकते हैं, लेकिन जरा सही फिनिशिंग टच के लिए आपको जरा जहमत देनी है। तो जहमत नंबर 1 आज ये देनी है कि पेज नंबर 32 पे ये क्वेश्चन आपने आज रिवाइज करना है। ये जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, हाँ जी, मतलब आज या कल का टाइम लेके, फिर हम इसको जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी डिस्कशन वेडनेसडे को रखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट तक इनमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस अभी ऐसे हैं जो शायद अभी हमने अटेम्प्ट ना किया, लेकिन अब वो अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आप हैं। पहले आप ये कीजिएगा जो अटेम्प्ट हो गए हैं, पेज नंबर 32 से ऑनवर्ड्स जी, गैलेक्सी से ऑनवर्ड्स, गैलेक्सी से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हो गए हैं, 1-2 बीच में है जो शायद अभी नहीं हुए, ब्रिलियंट एक आएगा, तो आपने मतलब मैं नाम बोल देता हूँ, कहाँ से शुरू हुआ जी पहला, गैलेक्सी, उसके बाद फिर जुपिटर वगैरह में शायद कोई एक आध पॉइंट पार्ट रह गया, प्लूटो, ब्रिलियंट रहता है ये, चाहे भी रहने दीजिएगा, थर्सडे नहीं, जो हो गए उन्हीं को हेल्प कर रहा, परवेज नहीं, जो अभी रहता है वो रहने दीजिएगा, मतलब जो रहते हैं वो फिर मैं डेली बेसिस पे 1-2 कह के उस वक्त कर दीजिएगा। पहला स्टेप अब ये रखें जरा, ये थोड़ा सा हमने जब पढ़ा है कभी इधर गए कभी उधर गए, तो जरा इसको सीधा कर लेना, जैसा कल आपने पेज 31 तक को सीधा पढ़ लिए तो आगे बताओ।
परवेज था, नहीं ये सचल वगैरह मेरे ख्याल भी रहता है। उसके बाद ये फिर आगे आया पेज नंबर 55 पे टिचमीर के बाद स्तूपा भी आया, स्तूपा के बाद ये पेज 58 पे रहता है, 60 में, ये 60 में फिर ये प्रोडिया है। और इनके साथ अगर एग्जांपल्स को टाइम मिल सके, ठीक है। ये बड़ा एस्टिमेटेड रहने दें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी अब रह गया नेक्स्ट वीकेंड तक हर सूरत खत्म हो जाए। बाकी आपकी क्लासेस खत्म हो गई? कॉस्ट की इंशाल्लाह आज कॉस्ट तो आज कर लेंगे नहीं, मींस टू से अगर मैं कोई आधा घंटा एक्स्ट्रा रखूं क्लास, नहीं मतलब इसी टाइम को थोड़ा बढ़ा लेंगे, मतलब 10 बजे तक ये ले जाएंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट पे रखना है। कॉस्ट की भी तो प्रैक्टिस करनी है, वो भी अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे, मैं अकेला कर दूंगा। देन इसके बाद अगर आप बाकी टॉपिक्स को साथ रखना चाहते हैं, जो रखना चाहिए मेरा ख्याल, तो नहीं मैं वॉल्यूम 2 में हर टॉपिक के 2 सवाल बताने लगा, 1-2, मतलब किसी एक दिन में बैठ के अगर आप एक एक करके सारे टॉपिक्स फ्रेश करें, यानी कि एक है ना कि एक पूरा टॉपिक हो, लेकिन शायद पूरा टॉपिक आपने होपफुली कहीं ना कहीं किया होगा, थोड़ा सा हौसला हो जाए कि हर टॉपिक का एक एक सवाल करके कुछ रिवाइज होता ही नहीं, हर टॉपिक का 1 या 2, लेकिन हर टॉपिक भी जरूरी नहीं है वैसे, मुझे पता है जो आप लोगों ने टॉपिक सीरियस नहीं लेने होते, मैं उसके लिए कुछ कहूँगा, पेज नंबर बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। तो आपने पेज 113 क्वेश्चन नंबर 6 एंड अगले पेज पे 7। पेज 133 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 3। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं जब आपको इंशाल्लाह रिवीजन प्लान दूंगा तो उसमें फिर मैं बता भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस वक्त इनको सिर्फ रिवाइज कर लेना, मतलब इसमें क्या होता रहा, क्यों होता रहा। पेज 181 क्वेश्चन 1-2, थोड़ा सा टाइम जरा IAS 41 को जरा ज्यादा देना, ज्यादा मीन्स इसका एक सेट दिए हुए छोटे 2-4 पेजेस के, वो स्टेप मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टेप बस वो करना, एक्स्ट्रा पेजेस ऑफ IAS 41, मैंने कुछ क्वेश्चन थे उसका एक पेज सेट दिया था, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेता, दिया था। पेज 401, yep, sorry 401 and 402 and 403 क्वेश्चन 2 and 3, बस काफी है, बाकी आप यकीनन अपनी चॉइस अगर कुछ करना चाहें वो आपकी चॉइस है। मैंने कोशिश ये की है कि जो स्टैंडर्ड जरा थोड़े से नेग्लेक्टेड से होते हैं, 1037, 41, 38, IFRS 9, IFRS 8 की जरा नेक्स्ट वीक जरूरत पड़नी तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, तो वो तो एक आध सवाल करेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। कल अगर टाइम रख लें को 11 बजे रख लें, जरा एथिक्स अगर पढ़ना है, एथिक्स कोशिश करेंगे कि घंटे 2-1.5 में खत्म हो जाए, तो कल 11 बजे अगर मुलाकात रखें, कॉस्ट को फिर देख लेते हैं, डिसाइड कर, ठीक है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो पार्ट A1 रहने दें या कल रहने दें, मेरा ख्याल कल टाइम नहीं मिलना सही, जब कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो A1 की जगह A2, बल्कि कल बता देता हूँ, कल भी याद करो।